वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? प्रत्यक्ष जांच। ओके, प्रत्यक्ष जांच डिटेल में हमने देखा था, गुण और दोष भी देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष जांच की, और अप्रत्यक्ष जांच के भी हम गुण और दोष दोनों देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हेडिंग क्या है मेरी? अप्रत्यक्ष जांच। तो पहले अप्रत्यक्ष जांच का हम अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में क्या लिखा है? निम्नलिखित परिस्थिति में से किसी भी एक परिस्थिति का निर्माण होने पर संशोधक जांच संबंधी जानकारी रखने वाली सक्षम संस्थाओं या व्यक्तियों का संपर्क करता है और ऐसी संस्था या व्यक्ति से अनुरूप सूचना प्राप्त करता है। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या है? इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि जो मैंने 4 पॉइंट लिखे ना, अगर ये चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट हो या एक कारण आप बोल सकते हो, कोई भी एक कारण हो, तो हम कौन सी विधि की कौन सी विधि से हम सूचना प्राप्त करेंगे? अप्रत्यक्ष जांच की विधि से। यह उसके 4 कारण है। तो पहला कारण की हम चर्चा करते हैं। देखो, नंबर 1 क्या है? जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में न हो। आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो चीज़ है ही नहीं, मतलब पहले थी अभी नहीं है, मतलब आप उसकी मुलाकात ले सकते हो क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा डांसर था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब उसकी मृत्यु हो गई है। अब मुझे समझो माइकल जैक्सन का इंटरव्यू लेना है, मुझे उसकी मुलाकात लेनी है प्रत्यक्ष रूप से। मैं ले सकता हूँ क्या? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वह अस्तित्व में नहीं है। मतलब कि हमारा पहला पॉइंट देखिए, जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में न हो, मैं उसकी प्रत्यक्ष मुलाकात ले ही नहीं सकता माइकल जैक्सन की। तो बोलो प्रत्यक्ष जांच होगी क्या? लेकिन मुझे माइकल जैक्सन का इंटरव्यू तो चाहिए ना। तो कुछ नहीं, आप माइकल जैक्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपको, तो आप इंटरनेट पे से भी ले सकते हो। तो कौन सा स्रोत से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो? अप्रत्यक्ष जांच। मतलब आप खुद नहीं गए, लेकिन आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रत्यक्ष जांच हेतु का क्षेत्र अति विशाल हो और क्षेत्र में आने वाली सूचना देते व्यक्तियों से सीधी मुलाकात लेने जितना समय न हो। आप जो जांच कर रहे हैं, जो आपको सूचना चाहिए, तो सूचना जहाँ से आपको प्राप्त करनी है वह क्षेत्र अति विशाल है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको बहुत समय लगेगा। अब आपके पास इतना समय नहीं है, आप इतना पैसे खर्च कर सकते नहीं हो, और क्षेत्र क्या है? बहुत विशाल है, तो आप प्रत्यक्ष जांच नहीं करोगे। तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष जांच का उपयोग करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, जो सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्वरूप अत्यंत जटिल हो। मतलब आपको जो सूचना चाहिए उसका स्वरूप अत्यंत जटिल है, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है सूचना कलेक्ट करने में, तो आप प्रत्यक्ष जांच नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष जांच का ही सहारा लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे नंबर 4, जब प्रत्यक्ष जांच अधीन होने वाला खर्च असह्य हो। मतलब आप प्रत्यक्ष जांच करना चाहते हो, ओके, लेकिन उसका खर्च बहुत आ रहा है और आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो मुझे बताओ आप प्रत्यक्ष जांच करोगे क्या? नहीं करोगे। तब आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष जांच का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सब 4 कारण है। इन 4 कारणों की वजह से हम कौन सी जांच करते हैं? अप्रत्यक्ष जांच करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स उसके गुण और दोष देखेंगे। तो पहले गुण देखिए, नंबर 1, जब सूचना एकत्रित करने का कार्यक्षेत्र विशाल हो तब यह पद्धति अधिक अनुकूल रहती है। अब देखो, कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है, आप सबकी मुलाकात तो नहीं ले सकते, लेकिन आप किसी ना किसी संस्था से उस इलाके की या उस सूचना की वह सूचना ले सकते हो। मतलब अगर जांच का क्षेत्र विशाल हो तब आपको कौन सी विधि काम में आती है? अप्रत्यक्ष जांच काम में आती है। तो इसका क्या हो गया? गुण हो गया। नंबर 2, जब जांच अधीन व्यक्ति सूचना देने के लिए तैयार न हो तब यह एकमात्र पद्धति उपयोगी सिद्ध होती है। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से बात कर रहे हो, उससे सूचना कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति कोई भी प्रकार की सूचना देना नहीं चाहता है, तो आप प्रत्यक्ष मुलाकात प्रत्यक्ष जांच कर सकते हो क्या? उस पर आप निष्फल हो गए।
तो उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन उसी इलाके के कोई ग्राम पंचायत में होगी या एसएमसी के वहाँ होगी, तो आप उस संस्था में जाकर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तब हम किसका उपयोग करेंगे? अप्रत्यक्ष जांच का। ओके, तो ये उसका गुण हो गया। थर्ड, प्रत्यक्ष जांच पद्धति की तुलना में यहाँ समय, शक्ति व खर्च कम होता है। स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष जांच हमने पढ़ा था, आपको पूरा दिन वहाँ पर काम करना पड़ता है, मतलब इंटरव्यू लेना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो आपका समय जाता है। फिर आपको यहाँ आपके ऑफिस से जहाँ से सूचना कलेक्ट करनी है वहाँ तक जाना है, तो आपका पेट्रोल का समझो या गाड़ी भाड़े का समझो वो खर्चा होता है, मतलब शक्ति भी हमारी जाती है। तो प्रत्यक्ष जांच में ज़्यादा हमारा खर्च होता है समय शक्ति और हमारे जो समय शक्ति और खर्च हमारा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस मुलाकात में आपको एक संस्था के पास जाना पड़ता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तो आपका चुटकियों में काम हो जाता है, तो समय हमारा बच गया, खर्च ज़्यादा होता नहीं और हमारी शक्ति भी जाती नहीं ज़्यादा। इसलिए अप्रत्यक्ष जांच के कारण हमारी समय, शक्ति और खर्च में क्या होती है? कमी आती है, जो कि अच्छी बात है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, सरकार के विभिन्न विभाग के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी होती है। अब समझो स्टूडेंट्स, सरकार को कोई सर्वे करना है, ओके, तो सरकार को सर्वे करना है लोगों के लिए, तो लोगों की इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होनी चाहिए। अब सरकार के हर एक अधिकारी लोगों से इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई संस्था ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, या एसएमसी ने की होगी, या ग्राम पंचायत ने की होगी। तो सरकार डायरेक्टली क्या करती है? ग्राम पंचायत और एसएमसी की मुलाकात लेती है और उनसे सूचना कलेक्ट करती है। तो मुझे बताओ, सरकार को सूचना चाहिए थी, तो सरकार ने कौन सी जांच की? अप्रत्यक्ष जांच के द्वारा सरकार को सूचना मिली और सरकार का सर्वे जो करना था वो आसानी से काम हो जाता है। इसलिए सरकार को इस सूचना से मदद मिलती है, इसीलिए इस सूचना का क्या है? गुण है। अब हम इस सूचना के दोष देखेंगे। तो दोष में नंबर 1 देखिए, जब व्यक्ति या संस्थान की जिसे सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति या संस्थान पूर्वग्रह युक्त अथवा पक्षपाती हो, तो इस पद्धति की विश्वसनीयता घटती है। अब समझो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ओके, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी कोई एक गांव में सर्वे कर रहे, कोई सूचना कलेक्ट करने के लिए गए, तो किससे मिलेंगे? तो उस गांव के सरपंच से मिलेंगे, ओके। तो व्यक्ति ए सरपंच के पास गया, तो व्यक्ति ए ने किसानों की इंफॉर्मेशन सरपंच को मांगी, तो सरपंच ने दे दी, ओके। फिर बी व्यक्ति गया उसके बाद, तो सरपंच ने उसे भी सूचना दी, लेकिन सरपंच ने क्या किया? व्यक्ति ए को सही सूचना दी, लेकिन व्यक्ति बी को थोड़ा सूचना गलत दिया। तो मुझे बताओ, उन्होंने क्या किया? पक्षपात किया कि नहीं किया? मतलब भेदभाव किया कि नहीं किया? और पूर्वग्रह मतलब क्या? सरपंच ने जो सूचना कलेक्ट की ना, वो पुराने परंपरा के अनुसार सूचना की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया उसमें, इसलिए वह सूचना हमारे लिए कोई भी काम की नहीं होती। मतलब अगर सूचना अगर आपको चाहिए, तो मतलब सूचना अगर ए और बी दोनों को मिलेगी, वो सही होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन सरपंच ने क्या किया? व्यक्ति ए को तो सही सूचना दे दी, लेकिन व्यक्ति बी को सूचना गलत दी, मतलब उसने क्या किया? पक्षपात। अगर पक्षपात किया तो व्यक्ति बी के पास जो सूचना गई है वो क्या है? गलत है। तो अप्रत्यक्ष जांच फिर हमें काम में नहीं आती। नंबर 2, जब त्राहित व्यक्ति की जिसे सूचना प्राप्त करनी है वह अप्रामाणिक, अकुशल या सच सूचना देने में सक्षम न हो, तब यह प्रवृत्ति अर्थहीन हो जाती है। मान लीजिए जिस व्यक्ति से या जिस संस्था से आप सूचना कलेक्ट कर रहे हो, वह व्यक्ति या संस्था क्या हो? अप्रामाणिक हो या तो अकुशल हो, मतलब उन्होंने जहाँ से सूचना कलेक्ट की थी ना, उनके जो ऑफिसर्स थे, मतलब आगणक थे, वह अकुशल है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने जो सूचना ली होगी वो तो गलत ही ली होगी, और आपको मिलेगी वो भी सूचना क्या मिलेगी? गलत मिलेगी। या सच सूचना देने में सक्षम न हो, या वो सच सूचना देते नहीं है, तो आपको अप्रत्यक्ष जांच कुछ भी काम में नहीं आती। ओके, अगर अप्रत्यक्ष जांच से मुझे अगर झूठी सूचना मिल रही है तो मेरा क्या हो गया? दोष हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह आपके गुण और दोष थे। ओके, तो आई होप आपको अप्रत्यक्ष जांच का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली की पद्धति करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।